हेलो गाइस। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूँ आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए। जो मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लिखाए हैं उसमें आज के इस वीडियो में दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड गद्य खंड पाठ 11 जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का एक अंश है। और यह ऐसा अंश है जो दलित वर्ग के परिवार के व्यथा और कष्ट का यहाँ पर विवरण करता है। जितनी भी जाति है, जो खासकर जो निम्न जाति है हमारे देश में, उसकी बहुत सारी समस्याएं चित्रित हुई है। सबकी अपनी अपनी विशेष समस्याएं हैं, लेकिन हर दलित जाति का, कमजोर वर्ग की जाति का सबसे बड़ा रूप दिखाई पड़ता है उसका अन्य जातियों से असामान्य जीवन। उनके पीछे का जो अन्याय है, उसका जो अपमान है, उसका जो उत्पीड़न है, जो अभाव है, वह हर जाति के रूप में एक ही जैसा ही दिखाई पड़ता है। अशिक्षित होने के कारण दलित ना तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विद्वानों को ठीक से समझ सके और ना ही उनका प्रतिकार कर सके। यह दर्द ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी अपने बचपन में झेला था, और उसका बिना एकदम यथार्थ चित्रण, बिना किसी लेप लपेट के उन्होंने अपनी इस आत्मकथा के अंश में वर्णित किया है, जिसको पढ़कर रोए खड़े हो जाते हैं कि हमारे समाज का ऐसा भी रूप है और एक वर्ग इस अपमान को सहने, इस कष्ट को सहने के लिए विवश है। आज के संदर्भ में भी यह बात कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह रूप दिखाई पड़ता है। यह एक ऐसा दर्द है जिससे कटकर एक संपूर्ण समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने इस आत्मकथा के इस अंश में एक बहुत ही मार्मुख अनकहे पहलू का वर्णन किया है। तो चलिए इस संदर्भ में और कुछ बातें हम जानें। सर्वप्रथम इनके संदर्भ में इनका जन्म 30 जून 1950 को और इनका जन्म स्थान बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। इनकी माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल है। इनकी शिक्षा, जो बचपन की शिक्षा अक्षर ज्ञान का जो प्रारंभ हुआ, इनका सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ इनका। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण की, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़ डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला। कई वर्षों तक पढ़ाई की। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किया उनका। तो इनकी शिक्षा के बारे में जो इनका रूप है, आप इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ, इसकी चर्चा विशेष रूप से इसमें की गई है, यह भी आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995 और जयश्री सम्मान 1996, कथाक्रम सम्मान 2000। ये आपको जरूर याद रखना है इनकी में। और कृतियाँ के रूप में जूठन, जो कि उनकी आत्मकथा है, इसमें इस पाठ में उसका एक अंश यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। सलाम घुसपैठिए, जो कि उनकी कहानी संग्रह है। सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका अब और नहीं, कविता संकलन। दलित साहित्य का सौंदर्य साथ, जो कि उनकी एक आलोचना है। और महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था भी इन्होंने स्थापित की। ये बात भी इनके संदर्भ में आपको याद रखनी है। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण जो दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ। तो ये इसके प्रमुख हस्ताक्षर हैं इस धारा के, ठीक है। यह समाज और साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है, क्योंकि एक संपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग को एक सा सम्मान, एक सा अधिकार प्राप्त हो। आज आज़ादी के बाद भी अगर स्थिति पहले की जैसी दो रूप में दिखाई देगी, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है।
तो इसी क्रम में उन्होंने ये अपनी आत्मकथा लेकर आए हैं और उसी का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। तो जो जूठन नाम से लिखी गई है, यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन और अपने स्कूल में उनका जो व्यवहार था उनके प्रति उनका वर्णन उन्होंने स्टार्ट में किया है कि हर बच्चे पढ़ते थे और इनसे झाड़ू लगवाया जाता था क्योंकि ये नीची जाति के थे, दलित जाति के थे। उनका उन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। और उन तीसरे दिन में भी मतलब पढ़ने के नाम कहीं कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि वह छोटी जाति की थे, इसीलिए उन्हें डांट कर, डपट कर, मार कर उन्हें पूरे मैदान में और क्लास में झाड़ू लगवाई जाती थी। और एक दिन पिताजी के यह देख लेने पर वह क्या कहते हैं उनसे जो दृढ़ता प्राप्त हुई, पिताजी ने उनका विरोध किया, इस बात का विरोध किया और जाकर वहाँ पर डपट भी लगाई। और ये ऐसा नहीं करने के लिए उससे कहा गया, क्या मास्टर साहब से कहा गया कि ऐसा आप क्यों करवाते हैं। नहीं, पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी जो मास्टर थे हतप्रभ हो गए थे। यह घटना उनके जीवन में एक मजबूती के साथ उनके मतलब जो आत्मबल था उसको बढ़ाती है और उनके अंदर अपने दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति और उसके विरोध में खड़ा करने की ताकत देती है। और आगे के क्रम में अपने माँ की भी स्थिति थी और जो उनकी स्थिति थी समाज में और उनका जो कार्य था उसका भी बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं कि वह मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाँव हिंदू मुसलमान के घर में मर्दों का जो बांधने की जगह है, मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों की बांधने की जगह की साफ सफाई का काम करती थी। यानी उनकी जीवनचर्या बहुत ही मुश्किल थी, जिसमें उनकी बड़ी बहन भाभी जसवीर उनका भाई माँ का हाथ बटाते थे। यानी कि अपने बचपन के जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने माता पिता का जीवन, अपने भाई बहन के जीवन की जो स्थिति थी, जो यथार्थ था, जो कष्ट था, जो अपमान था, उसका वर्णन वह करते हैं। और पूरे सच्चाई के साथ उन्होंने उस जीवन को जिया था। उन्होंने कहीं भी यहाँ पर अयथार्थ का वर्णन नहीं किया, जो उनके साथ घटा उन्होंने उसका वर्णन किया। और यह जो जूठन शीर्षक है, यह इस आत्मकथा का उन्होंने शीर्षक रखा क्योंकि यह इतना मार्मिक था। उनको जो भोजन नसीब होता था, उनकी माँ हर घर में काम करती थी, हर जो कोई पर्व होते थे, त्यौहार होते थे, तो एकदम कठिन मेहनत से दिन रात वहाँ लगे रहती थी, लेकिन उसके प्रतिरूप में उसे पत्तल में जो बचे जूठन मिलते थे वही उसे प्राप्त हो पाता था और वही उसे समेट कर अपने बच्चों के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध कराकर लाती थी। और शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान ए बराती खा रहे होते थे और वह चूहड़ समुदाय से आते थे और चूहड़ों का की यही स्थिति समाज में थी कि उन्हें खाए हुए जो पत्तलों में बचे जूठन होते थे वह उठाकर वह जूठों को समेट कर लेकर आती थी। शादी ब्याह में जो पूरियों के टुकड़े बच जाते थे जूठी थालियों में, उसे समेटकर उसकी माँ लाती थी और उसे धूप में सुखाकर महीना भर उसे खाने के लिए रखती थी। जब जैसी ज़रूरत पड़ती थी उसे पानी में मतलब उबाल कर या फिर नमक के साथ या कभी कभी कुछ मीठे गुड़ के साथ वह अपने बच्चों को भोजन दे पाती थी। ऐसा मार्मिक वर्णन, एक वर्ग जहाँ मतलब खाने के लिए जूठा छोड़ता है, खाना बर्बाद करता है, और एक वर्ग को अपना पेट भरने के लिए उसी जूठी थाली से अपना पेट भरना पड़ता है और उसी जूठे टुकड़े को सुखाकर पेट भरने का काम किया जाता था। यह कैसा रूप समाज का था। तो इसी क्रम में वो अपनी पूरी आत्मकथा में अपने ग्लानि और जो अपमान था उनके वर्ग का, उनके परिवार का, जो चूहड़ जाति का जो रूप यथार्थ रूप था उसी का चित्रण वह करते हैं। और आगे क्रम में सुखदेव सिंह इस आगे टोटा भर के एक बार की शादी में उनका वही घटनाक्रम का वर्णन करते हैं कि थोड़ा
अच्छा खाना मांग लेने पर उन्हें धिक्कारा जाता है कि इतना जूठा तो ले जा रही हो और तुम्हें टोकरे भर कर ले जा रही हो और तुम्हें और खाना चाहिए, उन्हें दुत्कारा जाता है। तो इतना अपमान उनके परिवार को, उनकी माँ को सहना पड़ा था। तो वह अचंभित थे कि समाज का ऐसा भी रूप है। उसी क्रम में एक और घटने का वो ज़िक्र करते हैं कि वो जब 9वीं कक्षा में थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, एक-एक पैसे के लिए परिवार के सदस्य को खटना पड़ता था। उनके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं रहती थी, दोस्तों से लेकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी उनकी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया वही खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों को ही करना पड़ता था। उसमें कोई पशु को उठाने का काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसे खींच कर बहुत मरने के बाद पशु भारी हो जाते थे, तो उसे उठाकर हटाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये सब काम करके उनके उनके जीवन का जो पथ है आगे बढ़ता था। उनके परिवार की जो मार्मिक स्थिति का वर्णन करते हुए उनका परिवार आगे बढ़ता है, और उसके बदले में जानवर उठाने के बदले में उसे थोड़ा पैसा दिया जाता था, जिससे उनकी कुछ भी आपूर्ति नहीं हो पाती थी। बहुत ही दर्दनाक तरीके से वह इसका वर्णन करते हैं। और एक एक और घटने का वह ज़िक्र करते हैं, और जिसका भी चित्रण बहुत ही मार्मिक है। एक रोज़ ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2-3 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। इस घटनाक्रम में वह अपने जो दयनीय स्थिति थी और जो विवशता थी, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, पेट भरने के लिए, इस रूप में वह उसका वर्णन करते हैं कि यहाँ पर अपनी माँ की विवशता वह दिखाते हैं। नहीं कि माँ को फिक्र लगी थी कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल या गिद्ध का जंगली जानवर ना टूट पड़े। आखिर चाचा के साथ उन्हें जाना पड़ता है, और उस क्रम को करने में लेखक का हाथ कांपता है, लेकिन वो मजबूर थे। वो अब पेट भरने के लिए उन्हें इस तरह का कृत्य भी उन्हें करना पड़ता था। भरी दोपहरी में उन्होंने इस कार्य को किया। नहीं, और जब ये काम पूरा हो गया तो चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गट्ठी उठाकर सर पर रख दी थी। लगभग 2 मील की दूरी पर वह पैदल चलकर उस काम को उन्होंने किया था, जो कि अपने आप में बहुत मार्मिक था। और इसके लिए उन्हें चिढ़ाया जाता था, अपमान किया जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था। उनका ही नहीं, उनके परिवार का, माँ का, पिता का, भाई का, सभी इस तिरस्कार को सहने के लिए विवश थे। यह उनकी आत्मकथा समाज के ऐसे रूप को दिखाती है जो कि सहने लायक नहीं है, जिससे हमारे रूह कांप उठते हैं, रोम रोम द्रवित हो उठता है। तो ऐसी स्थिति मानव जीवन में किसी एक वर्ग का ऐसी भी दुर्दशा थी। इसका चित्रण करके वह समाज का आईना हमें दिखाते हैं, जो बहुत ही मार्मिक है। तो इस छोटा सा ये छोटी सी आत्मकथा है, छोटा सा अंश है जूठन का, और इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसको पढ़ने से इनके सारे घटनाक्रम आपको अच्छे से पता चल जाएंगे, और आपको इसको छोड़ना नहीं है। जो मैं कह रही हूँ उसे आप ज़रूर करिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटे। इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके पूरे हो जाएंगे, और वह नहीं छूटेगा। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, आपको अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। इसमें भी ये जो व्याख्या वाला प्रश्न है उसे आप ज़रूर देख लीजिए। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि
निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो इस तरह का जब प्रश्न आए, व्याख्या करे, भाव स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट करे, आशय स्पष्ट करे, तो मैंने आपको बार बार बताया है इसका आंसर हम कैसे करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक से जूठन शीर्षक आत्मकथा से ली गई है, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इन्होंने अपनी इस आत्मकथा में उनके वर्ग का की जो उदासीनता थी समाज की उनके प्रति, और जो शोषण था, जो अपमान था, और जो बहुत ही दुखद उनकी स्थिति थी, उसका चित्रण उन्होंने किया है। और बचपन से लेकर अपने किशोरावस्था तक के का वर्णन इस आत्मकथा के अंश में वो करते हैं, जो बहुत ही मार्मिक है। ये ऐसी तस्वीर है समाज की जो हमें सोचने पर विवश कर देती है कि ऐसी स्थिति क्यों। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, वह समाज के इस स्थिति का चित्रण करते हुए यह पंक्ति लिखते हैं कि उस क्रूर समाज में रहा है जहाँ श्रम तो हमसे पूरा करवाया जाता था, लेकिन मोल के बदले में कुछ नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि ऊपर से यातनाएं दी जाती थी, गालियाँ दी जाती थी, और मारपीट भी दी जाती थी। तो यह कैसा रूप है जहाँ निर्धनता को बरकरार रखने के लिए षड्यंत्र रचा जाता था। यानी कि हमसे काम भी करवाया जाता था, हर तरह की मेहनत भी करवाई जाती थी, लेकिन मोल नहीं मिलने पर हमारी जो वस्तु स्थिति थी जहाँ की तहीं रहती थी, और बहुत दिनों तक शोषण का शिकार बना रहा हमारा वर्ग, और कभी ऊपर नहीं उठ पाया। इसी का चित्रण वो इस संदर्भित पंक्ति में करते हैं। ये इस तरह का जो प्रश्न आपको अच्छे से करके आना है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस आत्मकथा के अंश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कैसा भी प्रश्न आए, जो भी प्रतिक्रियाएं हो, जो भी संवाद इसमें आए हैं, जो भी जिस चित्र के द्वारा जो बातें कही गई है, वो आपके मन में अंकित हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में व्याकरण पोर्शन का कुछ इम्पॉर्टेंट हिंट मैं लेकर आऊँगी। एक ही वीडियो में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको हिंट कर दूंगी इसमें से कौन से प्रश्न संदर्भित रूप में आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। उन बातों को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, आपका व्याकरण पोर्शन भी एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।